हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने नाम से हमें समझ में आता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में बात करने वाले हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो 3 लेक्चर लिए थे उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने समझा कि हमारे जो केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या होता है और फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने समझा कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। उसके बाद में हमने एक लेक्चर और दिया था जिसमें हमने पढ़ा था 7 बेसिक एसआई यूनिट्स, जिसमें हमने 7 बेसिक एसआई यूनिट्स को पढ़ा कि मीटर किसकी होती है, टाइम की क्या होती है, इसके अलावा वेट, इस तरीके से हमने अलग अलग 7 बेसिक यूनिट्स पढ़ी। आज हम थोड़ा उसी से थोड़ा आगे बात करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ प्रीफिक्सेस के ऊपर बात करेंगे, एब्रीविएशंस, है ना। तो आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा 1 मिलीमीटर, इस तरीके से कई जगह आपको देखने को मिलता है। कई बार देखते हो माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे कि 1 मीटर तो समझ में आता है, लेकिन ये माइक्रो क्या है और मिली क्या है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे कि इसका क्या वैल्यू होता है, ये म्यू है जो इसका क्या होता है। आई होप आपको आज का जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा होगा कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम, विच मीन्स कि हम प्रीफिक्सेस के ऊपर ये बात करने वाले हैं। कुछ एब्रीविएशंस, जो ये पॉइंट्स मैंने देखे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इनको बोल देते हैं हम एब्रीविएशंस या प्रीफिक्सेस। तो इनको हम डिटेल्स में समझेंगे। ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको उतना ही कराऊंगी जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, हमारे ज़्यादातर उपयोग में होते हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप उनको समझो। बाकी अगर आप उनको सबको लिखना चाहते हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये मेंशन है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसका मल्टीपल लिख लेंगे। प्रीफिक्सेस, और यहां लिख देंगे हम सिंबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस क्या क्या होंगे, उनका हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीपल क्या है, और उनके सिंबल यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर से, हम सेंटर से लेके चलेंगे जहां पर हमारा क्या होता है, डेका। ठीक है, मैंने आपको ये सेंटर में लिख दिया। आपको ये याद करना है, कैसे करना है देखो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, किलो के बाद मेगा, गीगा। एक सेकेंड, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा और गीगा। और यहां पर क्या आएगा, इसके ऊपर मिली के ऊपर माइक्रो और इसके ऊपर आएगा पिको, राइट। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये इस तरीके से याद नहीं होते हैं तो जैसे मैंने सबसे पहले बीच में सेंटर में डेका लिख दिया, या आपको ये वाला तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, और नीचे के 2 और ऊपर के 2 आपको याद रखने, मेगा, गीगा और ऊपर साइड माइक्रो, पिको। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कुछ है और इसके नीचे भी आपके कुछ प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट बीच के लिए हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे डेका का मल्टीपल होता है वो कितना होता है हमारा, थोड़ा सा नज़दीकी लिखेंगे हम, 10। ठीक है, हमारा जो डेका का जो मल्टीपल होता है वो 10 होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेसी की और सेंटी की। अब आपको ये बात यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि जो बीच का सेंटर का है, इससे ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो हमारी जो ये मल्टीपल वाली वैल्यू होगी माइनस में काउंट होगी, और डेका के नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी पावर में। ठीक है, अब डेसी की बात करते हैं तो हमारा जो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। अब आप कैसे समझोगे, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, 1/100। ठीक है, तो
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब हम इसका टोटल करेंगे तो 10 की पावर -2, इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब मिली में क्या होगा, इसको थोड़ा नीचे नीचे लगाते हैं ना, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, ठीक है। अब हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। हेक्टो की बात करें तो 10 की पावर ठीक है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ठीक है। इस तरीके से ये काउंट होंगे, यानी कि गीगा की जो पावर में आएगा 10 की पावर 9, हमारा जो मेगा में आएगा वो होगा हमारा 10 की पावर 6, किलो में 10 की पावर 3। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज थी। अच्छा, अब आप इसको डिटेल्स में समझो कि ये हमने इस तरीके से क्यों लिए। इनके आप सिंबल भी लिख दोगे, मेगा, गीगा, हेक्टो का, किलो का, माइक्रो का ये होगा, पिको का ये होगा। तो अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमने ये इस तरीके से क्यों लिए। ये तो उल्टे हो गए, रिवर्स, और ये सीधे हो गए। यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो हम इस 1000 ग्राम को 10 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम, इसके अलावा हमने इसका उल्टा कर दिया यहाँ पर पीछे। तो यहाँ पर क्या है, 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, तो 10 की पावर -3 मीटर। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब आपको इसमें ये सब याद नहीं करना है। इसका मतलब होता है 2 का मतलब होता है 2 इसकी पावर में, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 1 के आगे 3 0, 10 की पावर 6 का मीन होता है 1 के आगे 6 0 आप काउंट करते हो। तो इसका मतलब ये होता है। माइनस में आप देखोगे तो 10 की पावर -2 का मीन क्या होता है, 1/10, ठीक है, 100। इसके अलावा 10 की पावर -3 का मीन क्या होगा, 1/1 के आगे 3 0। 10 की पावर -6 का मतलब क्या होगा, 1/ यहाँ पे 6 0 आप लगा दोगे। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी काउंट होती है। माइनस का मतलब क्या है कि 1/ में लिखा हुआ हमने 10, और कितना है उसकी जो पावर होगी उतने हमारे 0 हम लगा देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि आपको क्या याद रखना है। अगर आपसे पूछी जाए कि प्रीफिक्सेस में हमारी जो किलो में क्या होती है, तो 10 की पावर 3, 1 माइक्रोमीटर में कितने यूनिट होते हैं, कितने ये हैं, तो 10 की पावर -6। 1 मिलीमीटर कितने बराबर होता है, 10 की पावर -3 के। ये सेंटीमीटर आएगा तो 10 की पावर -2। तो इस तरीके से आपको ये प्रीफिक्सेस याद रखने हैं, आपको इनकी ये मेन वैल्यू याद रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पिको, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ज़्यादातर पूछे जाने वाले ये हैं जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ। ये वाले ज़्यादातर पूछे जाएंगे, बाकी ये बीच के इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि बेसिकली प्रीफिक्सेस होते क्या हैं और इनके सिंबल्स क्या हैं और मल्टीपल क्या है। तो आप इसको अभी नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ मेजरमेंट की, जो मेजरमेंट यानी कि नाप तोल के लिए कुछ ऑब्जेक्ट जो चीज़ हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास एंड वेट, यानी कि मास और वेट के ऊपर हम डिफरेंस समझेंगे कि दोनों को, इसलिए मैंने साथ में लिखा है कि आप दोनों में डिफरेंस पता कर पाओ। अच्छा, मास क्या होता है, सबसे पहले मास को समझेंगे। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर यानी कि कोई भी कोई भी चीज़ है, कोई भी जो भी चीज़ है उसकी जो अमाउंट है, यानी कि उसकी जो मात्रा है, कंटेंट इन द बॉडी, यानी कि उस बॉडी में जो उस मैटर की जो मात्रा है उसको हम क्या देते हैं, मास। इट कैन कांस्टेंट क्वालिटी, यानी कि ये कांस्टेंट क्वालिटी है। कांस्टेंट यानी कि स्टेबल है, फिक्स है, जो आगे भी नहीं, मतलब एक फिक्स जिसको बोल सकते हैं हम, उसको बोल देते हैं हम कांस्टेंट क्वालिटी। तो इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट मीन इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और प्लेस, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होती है कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट यानी कि फिक्स जिसको बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम किसी पोजीशन, इसके प्लेस, जगह के आधार पर, इसके रखने के हिसाब से इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ मेजर्ड यूजिंग फिजिकल बैलेंस, और इसको क्या है, फिजिकल बैलेंस के आधार पर, यानी कि जो वस्तु का नॉर्मली भार है उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। अब आप समझेंगे वेट, जो कि हमारा फिजिकल बैलेंस है, इसके आधार पे हम समझते हैं।
द वेट ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्टेड। यानी कि जो हमारा वेट होता है बॉडी का या किसी भी सब्सटेंसेस का या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, उसका जो वेट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके आधार पर वो जो उसका वेट है वो काउंट होता है। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके आधार पर वो हमारा जो वस्तु है या किसी मैटर का है वेट काउंट होता है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो जमीन पे है, वो किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो खिंचाव है इस वजह से हम खड़े भी हैं। कोई भी चीज़ है वो खड़ी है, रखी हुई है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो उसके आधार पर यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे ऊपर लग रहा है, अब जो मेरा वेट होगा इसको हम बोल देंगे वेट, ठीक है। लेकिन मास इसका अलग होता है, जो कैसे काउंट होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम जो यहाँ स्थिर है एक जगह, यानी कि पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा वेट होता है, जो हमारा भार होता है, उसको बोल देते हैं हम वेट। अब हम समझते हैं कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। सपोज एग्जाम्पल के लिए आपका वेट कितना है, 60 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा वेट हो गया, किसके आधार पर, जो हम यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके बाद जो हमारा फोर्स है वो है 60 किलोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मास क्या होगा फिर हमारा। तो हमारा जो W इजिकल्स टू होता है वो क्या होता है, M इंटू जी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, W इजिकल्स टू M इंटू जी, यानी कि M हमारा मास होता है और G हमारा ग्रेविटी होती है। तो G की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो होती है 9.8, ठीक है। तो G की वैल्यू 9.8 हो गई और इसको हम एवरेज ले लेते हैं 10, ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पर अब क्या है, G की वैल्यू हमारे पास है और W की वैल्यू हमारे पास है। अब ये जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाती है वो क्या होगी, W है हमारे पास 60 और M की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू जी, नहीं M आएगा ना, उल्टा कर दिया मैंने, अच्छा M इंटू 10, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास को हम इधर अलग कर देंगे ऐसे, और ये 10 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 60/10, ठीक है, 0 0, यानी कि M इज इक्वल्स टू 6। यानी कि अब हम समझ पा रहे हैं इस बात को कि अगर हमारा भार कितने किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो जो हमारा मास होगा वो कितना होगा, 6 किलोग्राम। तो आई होप आपको मास और वेट में डिफरेंस समझ में आया होगा कि मास क्या होता है और हमारा वेट क्या होता है। वेट जो हमारा, हम खड़े हैं स्टेबल ग्रेविटी फोर्स के मतलब जब हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके बाद जो हमारा वेट है, भार है, उसको हम बोल देते हैं वेट। और इसके अलावा जब हम इसको W इज इक्वल्स टू M इंटू जी के आधार पर, यानी कि इसके अमाउंट, टोटल अमाउंट के आधार पर निकालते हैं, तो जो हमारा मास निकलता है वो निकल जाता है 60 किलोग्राम भार के ऊपर 6। तो हमारा अगर वेट होता है 60 किलोग्राम तो हमारा जो मास होगा वो 6 किलोग्राम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसको विद एग्जांपल के साथ नोट करेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट का एक और जो माध्यम है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि किसी चीज़ की कैपेसिटी मतलब क्षमता, यानी कि वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, यानी कि किसी भी चीज़ की कितनी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बेसिकली जो हमारा वॉल्यूम होता है इसका यूज़ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड, यानी कि वॉल्यूम जब हम बात करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। किसी भी लिक्विड की या सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, कितना उसका वॉल्यूम है, हम सॉल्यूशन में बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय, यानी कि किसी भी लिक्विड और सॉल्यूशन की जो हम वॉल्यूम निकालते हैं, कितनी अमाउंट है, कितनी मात्रा है, उसको निकालते हैं हम कैसे, मेजर्ड कैसे करते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ब्यूरेट, पिपेट, अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है वो क्या है,
प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि एक ऐसे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी हम वॉल्यूम को जानते हैं, और फिक्स वॉल्यूम यानी कि नॉन वॉल्यूम जिसको हम अच्छे से जानते हैं ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एक ऐसी जिससे हम फिक्स बता सकते हैं, जिसको हम जानते हैं, उस वॉल्यूम के आधार पर किसी सॉल्यूशन का नाप तोल करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब आप इन डायग्राम से थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर ब्यूरेट। जब आपने 11-12 में केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें आपने टाइट्रेशन किया होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, KMnO4 को क्या है, KMnO4 लेके और उसका टाइट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले टाइट्रेशन के लिए जो बड़ा सा हमें एक ब्यूरेट यानी कि बड़ी सी पट्टी, मतलब जिसको बोल सकते हैं पाइप जैसी वो स्ट्रक्चर की होती है, कांच की बनी हुई, तो उसको हम ब्यूरेट कह देते हैं। उसको हम सेट करते हैं और उसके ऊपर हम ऊपर से क्या डालते हैं, KMnO4 डालते हैं, और धीरे धीरे 1 by 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वो जब नीचे पड़ता है तो टाइट्रेशन होता है और एक उसका कलर चेंज हो जाता है। ऊपर वो ब्लू कलर में होता है और नीचे जब आता है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो इस ब्यूरेट का यूज़ किया जाता है हमारा बेसिकली मेजर्ड करने के लिए। इसके अलावा पिपेट, जब हम कोई नॉन सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम एक कुछ मात्रा में या 10 ml या 10, 20, 50, 25 ml अलग कर देते हैं, तो उस पिपेट का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस पिपेट को उस सॉल्यूशन वाली जो बॉटल है या जो भी हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसमें डिप कर दिया जाता है और उसे सक करके इस ब्यूरेट की हेल्प से अलग किया जाता है। ठीक है। अब ब्यूरेट क्या है, जब हम इसको सक करते हैं तो एकदम से इसके ऊपर थंब लगा दिया जाता है, क्योंकि जैसे थंब हटेगा सारा सब नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ब्यूरेट। इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर, जिसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोल देते हैं। मेजरिंग सिलेंडर क्या है, ये इसमें अमाउंट पड़ी हुई है 10, ये 10 से लेके काउंटिंग, यहाँ पर जगह नहीं बची, 30, 40, 100 ml तक बना होता है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन 10 ml लेना है, 50 ml, 60 ml, जितना भी लेना है, इस मेजरिंग सिलेंडर यानी कि इसकी हेल्प से आप लोगे। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम यानी कि एक नॉन वॉल्यूम जिसको हम अच्छे से जानते हैं, इसमें काउंट कर सकते हैं। अगर हमको 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है या 1 लीटर कोई लिक्विड लेना है, तो हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसका वेट क्या होता है 1 लीटर का होता है, इसमें ले करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वॉल्यूम वाला पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसको नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी के ऊपर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक और मेजरमेंट के बारे में, जो हम बात करते हैं डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी के आधार पर हम कैसे मेज़र करते हैं किसी चीज़ को। डेंसिटी यानी कि जिसको हम बोल देते हैं घनत्व। डेंसिटी क्या है, इसकी पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये मास की अमाउंट है पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, यानी कि जो इसका फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसके अलावा जो हमारा इसका जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी हमारी, मास की होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। ठीक है, तो यूनिट कैसे होगी, अब ये दोनों साथ ऐड हो जाएंगे तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या होगा किलोग्राम मीटर -3, तो ये हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा क्या है, इसका जो हमारा यूनिट बन जाएगी, ये होगा इसकी यूनिट। तो आपको इसका फॉर्मूला और यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, ये हो जाता है हमारा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम इसको डिटेल्स में समझते हैं कि ये ऐसा हुआ ही क्यों। ठीक है, अब हम लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मास की, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। आप अगर 2 चीज़ लोगे, एक पीस आपने लिया आयरन का, या आप एग्जाम्पल ले लो, एक आयरन नेल ले लिया आपने और आपने एक वुडन का पीस ले लिया, तो जब आप आयरन नेल को पानी में डालते हैं तो पानी में डिप हो जाती है, यानी कि डूब जाती है। लेकिन वहीं हम लकड़ी के टुकड़े की बात करें तो वो पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन एक और बात याद रखनी कि दोनों का वेट सेम होने के बावजूद भी, यानी कि अगर आपने 1 किलोग्राम का कोई लकड़ी का पीस लिया है और 1 किलोग्राम कोई लोहे की कोई भी पीस लिया है, तो वो क्या है, दोनों क्या है, पानी में, एक तो पानी में डूब जाएगा, यानी कि आयरन जो पीस है वो पानी में डिप हो जाएगा, लेकिन हमारा वुड नहीं होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो जैसे ये 2 पीस है, ये आयरन हो गया और ये हमारा हो गया वुड। ठीक है,
तो ये क्या है, इसके अंदर जो हमारा मास होता है आयरन का, ये क्या होता है, मास होता है ज़्यादा, इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। और वुड क्या है, इसके अंदर का जो मास है वो कम हो जाता है, इस वजह से ये डिप नहीं होता, और इसका क्या है, ये ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ये पानी में डूब जाता है। अब आप समझेंगे कि ये क्या होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों क्या है, डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसके इक्वल में होगी, और जो वॉल्यूम है इसके उल्टा है। अब क्या होगा, जब हमारा मास होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और अगर यानी कि जब हमारी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी तो मास भी हमारा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, और वॉल्यूम हो जाएगा कम। लेकिन अगर हमारी डेंसिटी कम है तो मास भी कम होगा और वॉल्यूम क्या हमारा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि डेंसिटी और मास एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अगर हमारी डेंसिटी ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा, तो हमारा जो आयरन है ये डिप हो जाएगा। इसमें मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई, तो ये डिप हो गया। लेकिन वुड की बात करें, इसकी जो क्या है, मास कम है, यानी कि मास कम है तो हमारी डेंसिटी भी कम हो गई, तो इस वजह से ये पानी में डिप नहीं करता है, पानी में तैरता है, और वॉल्यूम रहेगी इसकी सेम, ठीक है। यानी कि डेंसिटी हमारी जब ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा और डेंसिटी कम, हमारा वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर हमारी डेंसिटी कम है और मास भी कम होगा तो वॉल्यूम हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी ग्रेटर होगी तो हमारी मास भी ग्रेट होगा, यानी कि बड़ा होगा, ठीक है। और डेंसिटी कम होगी तो मास भी कम होगा और वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी। अपोजिट होगा ये दोनों, यानी कि देख आप लिख सकते हो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। अब देखो, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये ज़्यादा है तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कम, और ये कम है तो वॉल्यूम हो जाएगा ज़्यादा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो अब हम मिलते हैं हमारे एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।